तो इसके बारे में आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, जनरल इन्फॉर्मेशन, जो अभी हमने आपको बताया। जनरल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो जनरल जानकारी है ना। दूसरा क्या होता है कि हम इस नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण, है ना, ठीक है ना। तो क्वालिटी दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, जो दिखने में, जैसे अगर मान लो कि मैं डायनासोर लग रहा हूं तुमको, अगर दिखने में मोटा ताजा भैंसा लग रहा हूं या कुछ भी लग रहा हूं, जो भी हो, तो ये मेरा फिजिकल क्वालिटी हुआ कि मैं लंबा चौड़ा हूँ, खाते पीते घर से हूँ। तो कहने का मतलब होता है कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फिजिकल क्वालिटी हो गया, मतलब बाहर से जो दिख रहा है, मतलब वो क्वालिटी जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ये इसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। एक क्वालिटी होता है कि जिसको आप फील करते हो, ठीक है ना। जैसे मेरे अंदर दयालुता है, तो दयालुपन क्या है, उसको आप फील करेंगे। मेरे अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदारी क्या करते हैं, फील करते हैं। वो थोड़े ऐसा कुछ है कि मतलब ईमानदारी का मतलब एगो उसका नाक बड़ा होगा इसलिए वो ज़्यादा ईमानदार होगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा होता है। भाई ये कह रहा हूँ कि ऐसा लोग बताएंगे कि आपका पैर अगर लंबा है, कान बड़ा है, तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलग अलग गुण हैं। उस पर लोग गणना करते हैं कि भाई इसका अच्छा दिन बीतेगा, इसका खराब दिन बीतेगा। पर मुझे नहीं आता है, वो शायद कोई पंडित आपको बता पाएंगे। अब आती है बात फिजिकल के बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसको आप फील करोगे, वो दिखेगा नहीं, इसको क्या करेंगे आप, फील करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, एक क्वालिटी जिसको आप देख सकते हो, और एक क्वालिटी क्या होता है जिसको आप फील करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम फिजिकल क्वालिटी की बात करें किसी भी पर्सन का, तो फिजिकल क्वालिटी क्या हो गया, जैसे हम बोले कि वह टॉल है, टॉल लंबा है, ठीक है ना, वह फैट है, मोटा है, क्या है ना, वो अभी हैंडसम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कुछ और भी, जैसे मतलब ये जनरल दो वर्ड्स देखा आपने। अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाएगा कि जैसे मैं क्या बोला, ऑनेस्ट, है ना, काइंड, एकदम बेसिक के तौर पे बात करते हैं। और एक तीसरा हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एपियरेंस। एपियरेंस मतलब ओवरऑल दिखने में कैसा है वो, ठीक है ना, सारे कैरेक्टर्स को मिला के, मतलब हम फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों क्वालिटी को मिला के हम उसका एक ओवरऑल एपियरेंस देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो एपियरेंस होता है, जैसे हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो प्लीजिंग है, हैंडसम है, ठीक है ना, रैविशिंग है, स्ट्राइकिंग है। तो ये ओवरऑल अपीयरेंस की बात हो रही है, गॉट दैट। इसके अलावा हम लोग और क्वालिटी की बात करें तो एक होता है, जैसे हमने बताया ना कि फिजिकल, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी होता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो नाउन के बारे में कुल मिला के कितना चीज हमने देखा, एक जनरल इंफॉर्मेशन होगा, एक क्वालिटी होगा फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट, जिसका एग्जांपल मैंने दिया कि फिजिकल क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि वो दिखने में कैसा है, टॉल है, फैट है, ठीक है ना, ब्लैक है, वाइट है, जो भी है अपना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात हुआ कि जो ऑनेस्ट है, काइंड है। अब हम करें कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि अब आप कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई पर्सन है, तो उसके सब चीज़ों के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है ना, मतलब उसका फोरहेड कैसा है, उसके आईज कैसे हैं, उसके लिप्स कैसे हैं, ठीक है ना, उसका चिक्स कैसा है, उसके जो है वो बाल कैसे हैं। देखते हो ना क्या होता है, जब एगो लड़का लड़की को बेवकूफ़ बनाना होता है तो क्या करता है, उसको बोलेगा कि नहीं नहीं हम तो तुमसे जानो बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी आंख जो है एकदम झील की तरह है, तुम्हारा नाक जो है एकदम टेम्पू की तरह है, अरे कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसी पे वो खुश है पूरा का पूरा, अब वो एक दूसरे को खुश कर रहे हैं।
अच्छा, हम लोग भी तो ऐसे ही किए थे, हम लोग भी थोड़े आदि मानव थोड़े हैं, हम लोग भी उसी प्रोसेस से आए किए। तो यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये होता है ना कि देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो ना कि तुम्हारी आंखें झील जैसी है, तो थोड़ा इसको अंग्रेजी में बोलोगे और थोड़े अच्छे वर्ड्स अगर यूज़ करोगे तो आप किसी को भी ना, मतलब आप उसके डिस्क्रिप्शन को बेहतर कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताने वाले सारे एडजेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। गॉट दैट? फिजिकल डिस्क्रिप्शंस को बताने के लिए, कि आइज को बताने के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव होता है। अब एक आइज की अगर हम बात करते हैं तो आइज में ही क्या होता है, उसका शेप होता है कि वो एलमंड शेप का आइज है कि क्या है, उसका कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, उसका फील होगा। अब इतने सारे वोकेबलरीज है, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, तब जाके अपने आप को तैयार करोगे ना, और किसी को जब बोलोगे ना तो आपके पास कंटेंट बोलने के लिए बहुत होता है। अब नॉर्मली मान लो किसी आदमी के बारे में बोलना है और आपको उसके बारे में बैकग्राउंड कोई जानकारी ही नहीं है, अब वो सामने पिक्चर है उसको देख के बताना है, तो कैसे बताओगे, कंटेंट कहाँ से लाओगे? तो क्या करना है, उसका, उसके बॉडी को, उसका शेप को, उसके आईज को, उसके नोज के, उसके फेस को, उसके हेयर स्टाइल्स को हम डिस्क्राइब कर देंगे। और ये सारा डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वो सिर्फ एक ही फैमिली के बेस पे होता है, और वो फैमिली कौन सी है, बी फैमिली है। और अभी करंट में सामने बता रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है। अब ये देखो, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपको मैंने बताया, इस सब को अगर मुझे बताना होगा तो हम बी फैमिली का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं आपको। अब अगर कुछ भी बोल रहा हो तो ये देखो, आई एम, अब अपने ही बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो आई एम क्या बोलेंगे, आई एम टॉल, बोल सकते हैं ना, आई एम टॉल, आई एम फैट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम काइंड, आई एम प्लीजिंग, आई एम हैंडसम, आई एम रैविशिंग, आई एम स्ट्राइकिंग, ठीक है ना? कुछ भी बोल सकते हैं। गॉट इट? तो इन सारा इंफॉर्मेशन, और याद रखिएगा कि इन सब पे थोड़ा सा, अगर आप देखो, हम लोग के समय में तो सिर्फ डिक्शनरी हुआ करता था, आज आपके पास कंटेंट, अपना कंटेंट अच्छा करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। उसमें से एक मेजर टूल्स आपके पास है गूगल। आप कुछ मत करना, आप जाना अपने गूगल में सर्च करना कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, बस इतना ही कहीं लिखोगे ना, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएंगे। और जैसे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, वो सारा एडजेक्टिव्स आप अपने एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि पूरी जिंदगी आप जो ही बात करने वाले हो, किसी पोलर बियर के बारे में तो बात करोगे नहीं, पर्सन के बारे में ज़्यादा बात करोगे आप। वो हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर हो, या आपके दोस्त हो, आपका बॉस हो, आप जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ का हो, अगर पॉलिटिकल लीडर्स हो या पॉलिटिकल सर्किल के लोग हो, तो उसके बारे में बात करोगे। देख तो क्या एकदम मतलब लच्छेदार भाषण सब देता है कि मतलब देखते हो, एक एक राहुल गांधी को भी बोल देते हैं लोग कि मतलब उसके लिए देखते हो कितने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव यूज करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट बेहतर हो, तो अपने एडजेक्टिव की कैपेसिटी को बढ़ाइए। आप जितना ज़्यादा एडजेक्टिव्स आपको पता होगा, आप उतना ही बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे, बेहतर अंग्रेजी समझेंगे, बेहतर अंग्रेजी लिख पाएंगे। एडजेक्टिव की कैपेसिटी जितनी कम होगी, आप उतना ही खराब अंग्रेजी बोलने वाले हो, आपकी जुबान से अंग्रेजी नहीं निकलेगा। और ये सब चोचले में तो एकदम मत फंसना कि 90 दिन में अंग्रेजी सीखो, 30 दिन में अंग्रेजी सीखो, इतना तुमको हम दे दिए। मतलब देखते हैं अभी हम लोग रील्स और ये सब देखते हैं, एक से एक महान भाव आपको तमाम तरह के ज्ञान देंगे, ठीक है ना, कि आप मेरा क्लास ज्वाइन कर लो, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप वो वहाँ जहाँ से आपको कंटेंट अच्छा मिले, जहाँ से लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, आप उस सारे कंटेंट्स को जमा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरे चैनल से लेके जाओ, दुनिया के तमाम चैनल्स जो है, जहाँ से आपको लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट बेहतर हो सकता है, यू मस्ट विजिट दैट पर्टिकुलर चैनल, और वहाँ से सीखिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली बोलना आपको है, लिखना आपको है, आपको अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना है। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, तो आप समझ गए आप ओवरऑल कि ये सब का सब क्या है, कि ये ओवरऑल एडजेक्टिव है। तो याद रखिएगा कि बी फैमिली के बाद हम लोग एडजेक्टिव को भी यूज करेंगे, और एडजेक्टिव को यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के को ब्यूटीफाई करते हैं, थोड़ा बेहतर बोलते हैं। गो दैट? जैसे अगर हम बोले यहाँ पे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जाए देखिए आप, तो अब है कि तो एडजेक्टिव की अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि पूरी इंग्लिश में
एडजेक्टिव्स अलोन, अकेले, जब भी यूज होगा तो ये फिक्स है कि बी फैमिली के बाद ही आएगा। ये किसी और के बाद नहीं आ सकता, इस पर का ध्यान रखिएगा कि बी फैमिली के बाद ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने यहां पे बोला कि आई एम टॉल, मैं लंबा हूं, ठीक है। आई एम एजुकेटेड, ठीक है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं। अब यहां पर अगर हम चाहें कि कोई और ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेने का, तो पॉसिबल नहीं है, कोई इसका सेंस ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई हैव टॉल, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आई कैन टॉल, कोई मतलब नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। अब इसका मतलब निकालने का नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि ठीक है नहीं आ रहा है, तो अगर लाना पड़ेगा तो कैसे होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि जहां पर अकेला एडजेक्टिव यूज नहीं हो सकता है, वहां पे इस पूरे पेयर को यूज कर लेंगे। जैसे हमने यहां पे लिखा कि आई कैन टॉल, कैन के बाद एडजेक्टिव का यूज सिंगल नहीं हो सकता है, और अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई कैन के बाद बी और तब टॉल लगा दो ना, तो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आई कैन बी टॉल। अब इसका मतलब आ जाएगा कि मैं लंबा बन सकता हूं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जहां पर एडजेक्टिव अकेले नहीं आ सकता है, वो क्या करेगा, बी के साथ पेयर बना के आ जाएगा। गॉट इट, इस बात का ख्याल रखना है। बी के बाद वो अकेले आएगा, अदरवाइज कहीं पर भी, जैसे यहां पर हमने हैव लिखा ना, आई हैव टॉल, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, इसका कोई मतलब नहीं है, नो मैसेज, नो मीनिंग, कुछ भी नहीं है। अब इसके मीनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया कि जहां पर अकेला एडजेक्टिव नहीं होगा वहां पे बी लगा दो, तो बी और टॉल। अब हैव के बाद अगर कोई भर्ब आएगा तो वो हमेशा भर्ब के तीसरे फॉर्म में जाता है, तो इसीलिए बी यहां पे चेंज होके हो गया बीन। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टॉल। अब इसका मतलब है, इसका मीनिंग है, वो हमने हैव फैमिली में आगे आपको बताया है। और यहां पे क्या है कि कैन के बाद देखो बी आया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कैन के बाद हमेशा भर्ब का पहला फॉर्म आता है, और बी क्या है, भर्ब का पहला फॉर्म है, इसीलिए आई कैन बी टॉल हो सकता है। इज इट फाइन, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब यहां पर देखो दो बातें ध्यान रखना आप। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बी के बाद जब भी आएगा तो अकेला, एलोन का मतलब क्या, अकेला एडजेक्टिव जब भी आएगा तो बी के बाद आएगा। तो ध्यान दीजिए आप कि बी फैमिली के बाद अकेला नाउन भी आ रहा है और अकेला एडजेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि दो अकेले लोग जब पार्क में मिले और दोनों का नज़र मिल गया, तो दोनों में प्यार मोहब्बत हो सकता है, और प्यार मोहब्बत हो गया तो पूरा ज़िंदगी क्या करते हैं, पेयर बन के गुजार लेते हैं। तो ये दोनों भी क्या करता है कि इस दोनों को भी देख रहा है कि भाई दोनों अकेले अकेले घूम रहा था, बी के बाद भी एडजेक्टिव आया और बी के बाद नाउन आया, तो ये दोनों क्या हुआ कि एक तीसरा सेंटेंस खुद बना लेगा कि बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन का पेयर बना सकते हो। हाँ, याद रखिएगा कि बी के बाद कभी भी नाउन प्लस एडजेक्टिव नहीं होगा। ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है, जर्मन लैंग्वेज में होता है ना, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जब भी आएगा एडजेक्टिव तो हमेशा नाउन के पहले आएगा। तो अगर आप यहां पे लिखते हो कि आई एम अ टीचर, तो देखो हमने यहां पे नाउन का एग्जांपल दिया, ये नाउन का एग्जांपल दिया, और आई एम अ, नॉट अ, आई एम मान लो लिख देते हैं हैंडसम। अब ये हो गया एडजेक्टिव। तो अब ये दोनों का दोनों क्या है कि दोनों इंफॉर्मेशन को जोड़ के हम एक सिंगल इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आई एम एन हैंडसम टीचर। देखिए, तो क्या हुआ
यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का यूज हो गया, यहाँ पे हमारा नाउन का यूज हो गया, और ये हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो इस बात का ख्याल रखना है आप कि एडजेक्टिव जब भी आएगा तो दो ही केस बन सकता है, अकेले आएगा तो बी फैमिली के साथ आएगा, और एडजेक्टिव प्लस नाउन है तब ये किसी के साथ आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद हो गया कि हम बी फैमिली के बाद नाउन को जोड़ के सेंटेंस बना सकते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ के सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल पास्ट और फ्यूचर का भी ले लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। जैसे देखिए आप, तो देखिए जैसे हमने बताया अभी आपको कि आई एम अ टीचर, अब यही अगर पहले ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई वॉज अ टीचर। क्यों वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर हमने बी फैमिली का यूज किया है, तो अगर सेम इंफॉर्मेशन को यूज करना है तो सेम फैमिली का ऑक्सिलरी यूज होगा। इसीलिए सेम फैमिली में क्या है, पास्ट बताने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, वाज वर्क का यूज करते हैं। और इसी को अगर फ्यूचर में बोलना होगा, आगे बोलना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा। तो देखो ये सिंपल है, ठीक है ना। आई वॉज हैंडसम, ठीक है ना। आई एम हैंडसम, या फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई शैल बी हैंडसम। ये देखिए पूरा का पूरा, तो सेम फैमिली का यूज होता है। आपको अलग अलग रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बी फैमिली खाली अगर आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर चीज़ें खत्म हो जाएगी। और आई होप कि इतना सिंपल फॉर्म में जब मैं बता रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएगी, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप। रही बात कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आप हिंदी अंग्रेजी जैसे भी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिए। आप उस पर अपना मेल आईडी छोड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको जो है वो सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, उस सब का मैं जवाब आपको वहाँ पर दे पाऊंगा आपको, है ना। मन में कोई भी डाउट हो, बेहिचक आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने मैसेज को लिखें और हम आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। बट एक आग्रह है कि प्लीज़ जो चीज़ें सीखने और सिखाने की बात हो आप वही बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको अप्रिशिएट करना है तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बाकी आपको पता है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब आते हैं बात हम कह रहे हैं कि जब नाउन एक बार एडजेक्टिव के साथ पेयर बनाया है तो नाउन MB4 के साथ भी पेयर बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिंगल और पेयर दोनों दिमाग में रखिएगा, अकेले भी यूज हो सकता है, पेयर में भी यूज हो सकता है। लेकिन किसका किसके साथ पेयर लगेगा तो ध्यान रखिएगा कि नाउन, ठीक है ना, नाउन के जो है ये दोनों के साथ पेयर करेगा। मतलब आप इसके साथ एडजेक्टिव को भी जोड़ के बना सकते हो सेंटेंस, और MB4 को भी जोड़ के बना सकते हो सेंटेंस। तो मैंने क्या बताया कि ये एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा जब भी होगा तो, और ये मेन वर्ब प्लस नाउन होगा। नाउन हमेशा बाद में आएगा। इसीलिए जब मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दिस इज अ बिग कार, तो ये एडजेक्टिव ये नाउन हो गया, ठीक है ना। आई एम ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये MB4 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। गॉट इट। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये पेयर दोनों के साथ बना सकता है। गॉट इट। अब एक जरूरी चीज़ समझिए आप, जिस चीज़ को समझना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को समझो आप। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई है आपको कि ये तीनों अकेला भी सेंटेंस बनाएगा और नाउन पेयर बना के भी कर सकता है। आप चाहे तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि ये एडजेक्टिव और नाउन के साथ भी पेयर बनाएगा, और ये जो है मेन वर्ब और नाउन के साथ भी अलग से सेंटेंस बनाएगा। गॉट इट। तो चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग।